हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. मी उज्ज्वला. टेल ट्रेजर्स द हिडन जेम्स या चॅनलवरती तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. UPSC वाला लव कलेक्टर साहेबा हे पुस्तक आपण वाचत आहोत. पहिला भाग आपण वाचून झालेला आहे. पहिल्या भागातच तुमच्याकडून खूप छान मला रिस्पॉन्स मिळाला, याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. चला तर लगेचच आपण दुसरा भाग वाचायला सुरुवात करूया. लबासना के सपने. थिंकिंग अबाउट लबासना मसूरी. अब सोचो कितनी दूर है. अगर जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो नहीं करूँगी तो मसूरी हमेशा ही दूर रहेगी. एंजल ने अपनी डायरी में यह बातें लिखी और सोने चली गई. लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारे ख्वाब पल रहे थे. कभी एंजल गिरीश के बारे में सोचती तो कभी अपने सिलेबस और रणनीति के बारे में सोचती. सुबह 4 बजे तक करवटें बदलती रही, लेकिन आंखों में नींद कम, ख्वाब ज़्यादा वाली क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से वो सो नहीं पाई. सुबह ठंड बढ़ने के साथ उसकी आँख लग गई. भोर में जब आँख खुली तो एंजल ने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया, पर उसे कोई मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं दिखा. 2 दिन तक न मैंने मैसेज किया, न दूसरी तरफ से मैसेज या कॉल आया. मैं अपने गांव में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में मशगूल था. अचानक व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिखाई दिया. मैंने NCERT पढ़ना शुरू किया है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट है. कैसे याद रखूँ, कैसे नोट्स बनाऊँ. मैंने वहाँ से दूर हटकर मैसेज का रिप्लाई करने के बजाय फ़ोन किया और हाय हेलो करने के पश्चात कहा, एक बार उपन्यास की भांति पढ़ लीजिए और फिर महत्वपूर्ण चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए. आप दिन भर में पढ़ी हुई चीज़ों का कम से कम 3 बार रिवीजन कीजिए. यही याद रखने का और पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका है. आज स्मार्टनेस का ज़माना है. केवल कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन स्मार्टनेस के साथ कड़ी मेहनत ज़रूर आपको सफलता की गारंटी दे सकती है. सिविल सेवा के लिए कोल्हू के बैल की तरह 18-18 घंटा जुटे रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती. अगर आप एक दिन में भी 4 पेज पढ़कर याद रखते हो तो एक साल में 365 गुना 4 यानी 1460 पेज याद हो जाएंगे. 2 साल में पूरी किताबें तथा मैगजीन तैयार. बस फिर सिलेक्शन का इंतज़ार करो. और अंत में कम पढ़ो, ज़्यादा सोचो. जो भी पढ़ो ठोस पढ़ो, पढ़ने का स्मार्ट तरीका अपनाओ. जो भी पढ़ो उसे एक दिन में 3 बार दोहराओ और इस तरह IAS बनने के योग्य हो जाओ. मेरे अंदर ज्ञान की कोपलें फूट रही थी. वैसे मेरी एक फ्रेंड कहती है कि न्यूज़पेपर पढ़े बगैर करंट अफेयर्स सिर्फ यूट्यूब से तैयार हो सकता है. कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं, मैंने सवाल के अंदाज में कहा. अच्छा बताया, यह तरीका फॉलो करूँगी, एंजल ने हंसते हुए कहा. वैसे आपने कोचिंग कहाँ से ली थी और कोचिंग लेने का कोई फ़ायदा हुआ, मैंने पूछा. मैंने बाजीराव एवं रवि से कोचिंग ली थी. मुझे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं लगता यार. मुझे तो लगता है 1.5 साल बर्बाद हो गए. काश कोचिंग नहीं लेती. सर सर कहने वाली एंजल ने आज पहली दफ़ा यार शब्द का इस्तेमाल कर लिया था. मतलब वह दोस्ती बढ़ाने की इच्छुक थी. हालांकि कुछ माह बाद मुझे पता चला कि उनके बोलने के अंदाज में कई बार यार निकल ही आता है. UPSC की कोचिंग लेना शादी के लड्डू खाने जैसा ही है. खाए तो बचता है, न खाए तो भी बचता है. आपने कोचिंग करके देख ली और कोचिंग का पढ़ाया कितना प्रीलिम्स और मेंस में आता है यह भी देख लिया. जब तक सेल्फ स्टडी नहीं, तब तक UPSC के किले को भेदना नामुमकिन है. वैसे शादी का लड्डू खाने का विचार तो है ना, मैंने गंभीर होते हुए डिस्कशन को हल्का करने के लिए कहा. कोचिंग का खराब अनुभव देखते हुए सोच रही हूँ कि शादी ना ही करूँ, ताकि शादी का लड्डू खाने के बाद पछतावा न हो, जिस तरह से कोचिंग करने के बाद हो रहा है पछतावा. ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है तुम्हें. अच्छा छोड़ो, आपके अनुसार UPSC की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है. UPSC के सपने से प्यार होना चाहिए, फिर तैयारी तो हो ही जाती है. जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो वह मुश्किल नहीं देखेगा, हर मुश्किल से लड़ेगा जब तक प्यार को हासिल न कर ले. ठीक वैसे यदि UPSC के सपने से आपको प्यार है तो इस कठिन दुर्गम किले को फतेह किया जा सकता है. जीत तब आती है जब आप सोचते हैं मैं जो चाहता हूँ वो पाकर रहूँगा या फिर रहूँगी. जब आप ठान लेते हैं कि मैं बन के दिखाऊँगी या फिर दिखाऊँगा, तो आप
टाइम पास व बहानेबाजी के लिए 1 मिनट के लिए भी काम नहीं करते। अब तो मस्तिष्क इस बात पर काम करना शुरू कर देता है कि सपनों को कैसे हकीकत में बदला जाए। अब आप कई गुना बेहतर अनुशासित रहने लग जाते हैं। समय के हर पल में कुछ नया सीखने की कोशिश में लग जाते हैं। जब आप मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगी कि भावना से पढ़ने लग जाए, तो पढ़ते पढ़ते कब सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाता है पता तक नहीं चलता। लगनशीलता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि स्वादिष्ट खाने से कई गुना स्वाद देश विदेश में घटित होने वाली अच्छी घटनाओं में आने लग जाता है। अब किताबों के पन्ने महबूबा की आंखों की तरह अति सुंदर लगने लग जाते हैं। फिर क्या मसूरी की टिकट कंफर्म हो जाती है। सभी टॉपर कहते हैं कि यूपीएससी के लिए गुणवत्ता युक्त पढ़ाई ज़रूरी है। गुणवत्ता युक्त पढ़ाई कैसे करें? इसके लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि पढ़ाई को काम नहीं आदत समझो। जो भी पढ़ो अच्छी तरह समझ कर पढ़ो और उसका एक दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन करो। गुणवत्ता कभी अचानक नहीं आएगी। उसके लिए अपनी बुद्धि का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा। अपने आप को अनुशासित रखना पड़ेगा तथा अपनी मेधा का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जितना कमिटमेंट दिखाओगे, आप हर सप्ताह 15 मिनट यह सोचने में ज़रूर लगाएं कि क्या मैं क्वालिटी वाली स्टडी कर रही हूँ। अगर नहीं तो क्या क्या तथा किस तरह से अपनी पढ़ाई में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। अंधाधुंध और अवैज्ञानिक तरीके से 15-15 घंटे की पढ़ाई में हजारों सिविल सेवा अभ्यर्थी 3-3, 4-4 साल तक सिविल सेवा प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाते। लेकिन कुछ एक छात्र ऐसे भी होते हैं कि वो गुणवत्तायुक्त तथा वैज्ञानिक तरीके से 5-6 घंटे की पढ़ाई करके भी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप कर जाते हैं। यूपीएससी में सफल होने वाले छात्र असफल छात्रों से क्या अलग करते हैं? क्योंकि मैं असफल छात्रों में शामिल नहीं होना चाहती। सवाल करने के अंदाज में यूपीएससी के प्रति उनका समर्पण भाव साफ झलक रहा था। सफल छात्र एग्जाम में असफल नहीं होना चाहते, इसीलिए बंद कमरों में दर्जनों बार असफल होते हैं। मतलब यह है कि वे सफल होने की कोशिश करते हैं, जबकि असफल छात्रों के साथ बड़ी दिक्कत यह होती है कि वे पहली बार एग्ज़ाम में असफल होते हैं, अगली बार भी एग्ज़ाम में असफल ही होते हैं और कभी भी अपनी गलतियों का कठोरतापूर्ण मूल्यांकन नहीं करते। सफल छात्र अपने स्टडी रूम, कोचिंग क्लासरूम में ही बहुत अधिक गलतियां करते हैं। हर गलती से सीखते चले जाते हैं। वो अपने सबसे अच्छे गुरु होते हैं। वो अपने स्टडी रूम में ही सैकड़ों घंटे प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए एग्ज़ाम हॉल में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे देते हैं और इसीलिए इन लोगों के सामने मंजिल बाहें फैलाए खड़ी रहती है। अच्छा, चलो बाद में बात करते हैं, अभी जिम जाने का टाइम हो रहा है। ओके। वर्तमान समय में अधिकांश लोग भविष्य को लेकर बहुत चिंतित नजर आते हैं। हमारा भविष्य किस तरह का होगा, हम भविष्य में क्या कर रहे होंगे, इन प्रश्नों के जवाब तलाशते तलाशते हम अपना आज का वक्त गुजार देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने वर्तमान को भी एक ऐसे विषय की व्यर्थ चिंता में गुजार देते हैं जो भविष्य के गर्भ में ही है। भविष्य के प्रति जागरूक रहना अलग बात है और चिंतित होना बिल्कुल अलग। भविष्य के प्रति जागरूक न होने से भविष्य खराब हो जाता है, परंतु भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित होना भी मूर्खता है, क्योंकि इससे वर्तमान खराब हो जाता है। अतीत जो अब जा चुका है और भविष्य जो अभी आया नहीं है, इन दोनों के बीच जो छोटा सा वक्त है वर्तमान का, वही अस्तित्ववान है। बीता हुआ कल आज की स्मृति है और आने वाला कल आज का स्वप्न। हाँ, एक बात और, अतीत और भविष्य को अस्वीकार ना करें। साथ ही यह भी कि सिर्फ अतीत और भविष्य के साथ ही न जिए, कोशिश करें कि अतीत से सीखा जाए, वर्तमान का आनंद लिया जाए और भविष्य की योजना बनाई जाए। लोग वर्तमान को बचाने की कोशिश करते हैं, वह भविष्य को खो देते हैं, और जो कष्ट सहकर वर्तमान की कीमत चुकाते हैं वो भविष्य को खरीद लेते हैं। दरअसल भविष्य न किसी की भेंट है न कृपा, वह मनुष्य के वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का अधिकार है।
हमारे भारतवर्ष में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि आज जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अर्थात जैसा वर्तमान आप बनाते हैं उसी के अनुरूप आपका भविष्य स्वतः निर्मित हो जाता है। यदि आप वर्तमान को अपने परिश्रम से सींचते हैं तो भविष्य अपने आप ही सुनहरा और शानदार हो जाता है। ठीक इसके उलट पुरुषार्थ न करने वाले आलसी व्यक्ति का न तो कोई भविष्य होता है न ही वर्तमान। हम भविष्य को भविष्य के लिए स्थगित नहीं कर सकते, वह सदैव वर्तमान के द्वारा ही बनाया जा सकता है। भविष्य वर्तमान का प्रतिफल है, फलश्रुति है, पर यह हमारे वश में नहीं है। ऐसे में अनजाने भविष्य के लिए वर्तमान क्यों बिगाड़े? जो गुजर गया वह भी हमारे वश में नहीं है, उसे हम मिटा नहीं सकते। हाँ, उससे कुछ सीख जरूर सकते हैं। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है। अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। अतीत में कभी कोई त्रासद घटना भी हुई हो तो भी परिपक्वता इसी में है कि हमें अतीत की दुखद यादों को छोड़कर वर्तमान का सदुपयोग करना सीखना चाहिए और वर्तमान में आनंदमय तरीके से जीने का सतत अभ्यास करना चाहिए। जो वर्तमान समय को साध लेता है वह अगला पिछला सभी कुछ साध लेता है। मैंने यह आर्टिकल चलती ट्रेन में लिखा और दैनिक जागरण के संपादकीय पेज में छापने के लिए भेज दिया। रात्रि में सोने जाने से पहले अपनी डायरी में एंजल ने लिखा, जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य को जीवन में सार्थक चीजें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अत्यंत जरूरी है। सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य का निर्धारण हमारे अस्तित्व को सही मायनों में अर्थ देता है। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम जो कार्य करते हैं उससे आनंद का एहसास करते हैं। अगर हम पूरे जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारा पूरा जीवन ही अनुशासित हो जाता है। इसीलिए हर मनुष्य का जीवन उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्य से पूर्ण होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं तो वह हमें हरदम सचेत करता रहता है, हमारी रुचि बनाए रखता है और सुबह बिस्तर से बाहर निकलने का कारण उपलब्ध कराता है। जब हम ऐसे लक्ष्य से प्रेरित होते हैं जिसका गहरा अर्थ हो, ऐसे सपनों से प्रेरित होते हैं जिनके पूर्ण होने की चाहत हो और ऐसे प्रेम से प्रेरित होते हैं जिसको व्यक्त करने की जरूरत हो, तो हम वाकई में जिंदगी जीते हैं। लक्ष्य के निर्धारण से फायदा यह होता है कि हमें मेहनत करने के लिए एक सही दिशा ज्ञात होती है और बीच में बाधाएं आने पर हम विचलित नहीं होते, बल्कि उनसे संघर्ष करने के लिए कृत संकल्प बने रहते हैं। बाधा ऐसी डरावनी चीज है जो लक्ष्य से आंख हटते ही आपको दिखती है। अंततः कोशिश यही होनी चाहिए कि आंखें लक्ष्य पर निरंतर लगी रहे। लक्ष्य तय करके आप उस पर अपनी दृष्टि निरंतर बनाए रखें जब तक उस लक्ष्य का सफल भेदन न हो जाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स अपने वकालत के पेशे में शुरुआत में असफल हो गए, लेकिन उन्होंने यह लक्ष्य बना लिया था कि 999 बार असफल होने पर भी वकालत ही करेंगे। बाद में वह अपने दृढ़ संकल्प के चलते न केवल एक सफल वकील बने बल्कि आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी हुए। जब हम किसी लक्ष्य को अपने दिल में जन्म देते हैं तब हम उस लक्ष्य से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और हम जितने दृढ़ विश्वास से उसके लिए संकल्प करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वह उतना ही हमारे करीब आ जाता है। लक्ष्य को जब इतनी गहराई से चाहा जाता है कि व्यक्ति उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तयार होता है, तो उसका जीतना सुनिश्चित होता है। तर फ्रेंड्स, हा होता दुसरा भाग आणि आता लवकरच आपण तिसरा भागसुद्धा वाचणार आहोत। तर त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। नोटिफिकेशन बेलही दाबा, मित्रमैत्रिणींना शेअरसुद्धा करा, कारण त्यांच्यापर्यंतसुद्धा ही उपयुक्त माहिती पोहोचण्याची गरज आहे। व्हिडिओला वेळ देण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। चला तर पुन्हा भेटू पुढील क्रमशः वाचनासोबत।